हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त हो गए और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 12th फिजिक्स की डेरिवेशन सीरीज लेके आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बोर्ड में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड में एटलीस्ट 2 डेरिवेशन पक्का आते हैं। 2 डेरिवेशन आया तो 1 डेरिवेशन 3 मार्क्स का, दूसरा भी डेरिवेशन 3 मार्क्स का, टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। 1 डेरिवेशन आया तो 3 मार्क्स, लेकिन डेरिवेशन पक्का आते हैं। तो मैं यहाँ पे 35 डेरिवेशन कराने वाला हूं बच्चे। हर एक डेरिवेशन की जो लेंथ होगी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। तो पर डे आपको इस चैनल पे आना है, 10 मिनट देना है। 35 डेज के अंदर सारे डेरिवेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। कूलॉम्स लॉ सब लोग जानते हैं। बोलेंगे सर अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज प्लस Q2 है और ये r डिस्टेंस पे सेपरेट है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही होता था कूलॉम फोर्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। बात समझ में आई? ये कूलॉम फोर्स होता था। यही कूलॉम फोर्स भैया क्या करना है? गॉस लॉ से लेके आना है। किससे लेके आना है? गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है भाई किसी सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा, जो किसी सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, वो क्या होगा? वो होगा भाई साहब 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज्ड। किसी सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो 1/ε0 टाइम्स क्यू इनक्लोज होगा। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सोर्स चार्ज। क्या आना चाहिए? एक सोर्स चार्ज आना चाहिए। आ गया सोर्स चार्ज। उस सोर्स चार्ज को इनक्लोज करना है, एक डब्बे में बंद करना है। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो डब्बा, वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, ताकि एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बन सके। तो हमने क्या किया? इसके चारों तरफ एक इनक्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर लिया बच्चे। इस इनक्लोज्ड सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। यहां पे जो गॉसियन सरफेस ले रखा है आपने वो स्फेरिकल है। कैसा है? वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, यहां पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रखा है। यहां पे आपको इलिप्टिकल दिख रहा होगा, लेकिन ये गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, ताकि ये चार्ज इनक्लोज्ड हो सके, तभी आप गॉस लॉ लगा पाओगे। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से क्या करती हैं? पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं। सबसे पहले आपको इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा डीए एलिमेंट लेना है। क्या लेना है? डीए एलिमेंट, ताकि इस छोटे से एरिया से आप फ्लक्स निकाल सको कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी बाहर जा रही है। तो एरिया को फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया गया है। अगर क्लोज्ड सरफेस 3D सरफेस है तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। अगर प्लेन सरफेस हुआ तो एरिया वेक्टर इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है। तो ये क्लोज सरफेस कैसा है? 3D है भाई साहब। तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड। यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उस सरफेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा निकाल लेते हैं भैया। कि फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू डीए वेक्टर, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है निकाल लेते हैं। तो छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी छोटा सा, डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स का फॉर्मूला। अब छोटा सा फ्लक्स निकालो। अगर पूरे सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी बाहर जा रही है। अगर ये कैलकुलेट करना हो गया तो क्या करोगे? बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दो, इस पूरे क्लोज सरफेस को क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। तो डी फाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा फाई, और यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन बच्चे पूरे सरफेस, ये क्लोज है ना तो 3D है, 3D मतलब क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहां ई डॉट डी है लिख दोगे, ई ए ई डी ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट है। थीटा की वैल्यू बताओ। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना है थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहां से आपको निकल जाएगा फाई इक्वल्स टू बच्चे क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहां से फाई इक्वल्स टू ई को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ई को बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सारे आर डिस्टेंस पे ही ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस, एक सिमेट्री है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। तो ई को बाहर निकाल लिया, तो फाई इक्वल्स टू ई और डीए का इंटीग्रेशन ए, पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने भैया, ए आ गया। और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फेरिकल सरफेस का, बोलोगे सर ये कौन सी पूछने वाली बात है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे रख दोगे भैया 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई तुम्हारी, ठीक है। अब क्या लगाना है, गॉस लॉ यूज करना है, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, बोलता है फाई इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बोलता है। तो फाई इक्वल्स टू क्यू इन क्लोज कितना है, बोलोगे सर क्यू है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड बन गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का इक्वेट कर लो, तो यहां से मिल जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी बच्चे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आया, इस गॉसियन सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेके आना है। क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लेके आना है। द फोर्स ऑन अनदर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट द डिस्टेंस आर, मतलब एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके तुमको आना है और इस सरफेस पे प्लेस करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी, तो इस टेस्ट चार्ज को बाहर की तरफ पुश करेंगी, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगी। अगर कोई टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक फोर्स आता है F इक्वल टू वॉट, क्यू नॉट इंटू ई। कितना फोर्स आता है बच्चे, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहां पे फोर्स जो आ रहा होगा बच्चे F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई आ रहा होगा, और ई की वैल्यू तुमको पता ही यहां निकाल चुके हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही कूलॉम्स लॉ है, बोलो यार, क्या यही कूलॉम्स लॉ है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम बताओ मेरे को। कूलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कूलॉम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं जो देख लो यहाँ पे। लिमिटेशन ये है कि भैया गॉसियन सरफेस जो होनी चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। एक पॉइंट चार्ज मान रहे हो तो जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस बनाया तुमने, उस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए जो डब्बा बना रहे हो वो एक सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, कहीं से कम हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को इसीलिए क्लोज इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया था क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा था, सिमेट्रिकल था। तो उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, सेम थी, कांस्टेंट थी। ठीक है। ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्ज, चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। जो चार्ज ले रहे हो तुम इनसाइड द क्लोज सरफेस, वो चार्ज रुका हुआ होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, वैलिड होगा। वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस या यूनिफॉर्म मीडियम। या फिर ये देखो जरा, आपको पता है कि जो फोर्स होता है बच्चे वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर होता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। तो मीडियम यूनिफॉर्म होना चाहिए या फ्री स्पेस होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब एक तरह होना चाहिए, ये नहीं कि यूनिफॉर्मिटी ही खराब हो जाए। पता चला मीडियम एक जगह जहां फोर्स निकाल रहे हो वहां पे मीडियम कुछ और है, कुछ दूर पे मीडियम कुछ और हो गया। मीडियम अगर चेंज कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन आने लगेगा, फिर आप गॉस लॉ यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे अप्लाई कर सकते हो कूलॉम्स लॉ के अंदर। ठीक है। एक से ज्यादा अगर चार्जेस हैं तो आप क्या करोगे, सारे चार्जेस की वजह से, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल लोगे और सबको ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी को बोलते हैं ना, कि जो फोर्स टोटल नेट फोर्स होता है किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस पे,
तो F1 वेक्टोरियल सम हो जाए ना, F2 ऐसे वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है ना। अगर डिफरेंट ऐसे चार्ज हो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे Qn, और इस पे फोर्स निकालना है, तो इस पे ये फोर्स जितने लोग लगा रहे होंगे सबके इंडिविजुअल फोर्स निकालो और सबको वेक्टोरियल सम कर दो, क्या मिल जाता है आपको, टोटल नेट फोर्स मिल जाता है, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। कोई भी दिक्कत आई हो तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मेरे को, और नेक्स्ट डेरिवेशन क्या चाहिए तुम्हें वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए। जो तुमको डेरिवेशन टफ लगता हो वो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं वो डेरिवेशन करा दूंगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।